Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is Modern History lecture. जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें हमने दो चैप्टर्स पढ़ी, 3 लेक्चर्स में हमने पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा, उसके बाद हमने बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म जो इन इंडिया जो है उसका पढ़ा। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जिसको हम INC भी बोलते हैं, ठीक है। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अभी भी चल रहा है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो बहुत पहले स्टार्ट हुई है, वो बेसिकली उसकी फाउंडेशन किसने डाली, वो आगे कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसके प्रेसिडेंट्स कौन थे, कहाँ कहाँ पे सेशंस हुए, क्या क्या काम किया उसने, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में आप सबसे पहले आपको ये याद रखना है, देखो जब ब्रिटिशर्स का रूल यहाँ पे चलता था तो इंडियंस में मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ा है कि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इंडियंस में नेशनलिज्म का जो है जज्बा पैदा हुआ, और उसके बाद वो चाहते थे बहुत टाइम से कि हम एक ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस का पढ़ा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, बंगाल में बनी थी, पुणे महाराष्ट्र में बनी थी, मद्रास में बनी थी, ठीक है, तो कलकत्ता में बनी थी, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे नहीं बन रही थी, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं हो रही थी। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनी, लेकिन किसकी मदद से, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो था ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड। इसकी हेल्प से, क्योंकि अगर ये सिर्फ इंडियंस में इन्वॉल्व होते तो ब्रिटिशर्स कभी इसको अलाउ नहीं करते, तो A.O. ह्यूम की हेल्प से ऑल इंडिया जो है लेवल पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फाइनली इस आइडिया को शेप मिली और एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में ऑल इंडिया कांग्रेस बना दिया गया, लेकिन ऑल ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ A.O. ह्यूम, ठीक है। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ पे हुआ, गुरुकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो है वहाँ पे इसका जो है पहला सेशन हुआ, ठीक है। और ये कहाँ पे, बम्बई में है, दिसंबर 1885 में हुआ। ये आपको याद रखना है, जो भी मैंने हाईलाइट करके रखा है। A.O. ह्यूम की हेल्प की वजह से इसको फाउंड किया गया, और जो है गुरुकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला सेशन हुआ मुंबई में दिसंबर 1885, ठीक है, मुंबई में दिसंबर 1885 में। शाबाश, ये आप शॉर्ट नोट लिख भी सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया बहुत सारी प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस जो बनी थी वो बहुत कोशिश कर रही थी कि हम ऑल इंडिया लेवल पे इनको ले जाएं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी इसकी, एक हुई थी 1883 में और दूसरी हुई थी 1885 में। और किसने कराई थी ये कॉन्फ्रेंसेस, ये कराई थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने। ये जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंसेस 83 में और 1885 में कराई थी, ये कराई थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। इसीलिए जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन था तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वहाँ पे नहीं मौजूद थे, क्योंकि वो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बिजी थे। 1883 और 1885 में 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने जो है वो मेन आर्किटेक्ट्स थे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, किसके, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। ये आपको याद रखना है, जो पहला सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको जो है कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया, 72 डेलीगेट्स ने, राइट, शाबाश। ये जो पहला सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि मुंबई में हुआ, 72 डेलीगेट्स थे वहाँ पे, दिसंबर 1885 में। इसको प्रिजाइड किया W.C. बनर्जी ने, वोमेश चंद्र बनर्जी जी ने, ठीक है। वोमेश चंद्र बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, शाबाश।
इसके बाद आपको एक और नाम याद रखना है, वो है कदम्बिनी गंगोली। एक महिला थी, वुमन थी एक, कदम्बिनी गंगोली, द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, एड्रेस्ड द कांग्रेस। तो जो कदम्बिनी गंगोली थी, वो एक जो है खातून थी, वो पहली वुमेन ग्रेजुएट बनी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से निकली थी, और उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को जो है एड्रेस किया। किसने? कदम्बिनी गंगोली ने। यहाँ तक बात समझ आ गई? शाबाश। अब यहाँ पे बात आती है सेफ्टी वैल्यू की। बेसिकली जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में आया, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में, तो बहुत सारी थ्योरीज आ गई। डिफरेंट थ्योरीज ने डिफरेंट चीज़ें बोली कि जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बेसिकली ये जो है, किसी ने बोला ये सेफ्टी वैल्यू है। अब ये सेफ्टी वैल्यू क्या है? फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी वैल्यू हमारे प्रेशर कुकर में होता है ना, सबके घर में प्रेशर कुकर होता है। जब प्रेशर में अंदर बहुत ज़्यादा, जब कुकर में अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, अगर उसको ऊपर वो विसल नहीं निकलेगी, अगर उसके ऊपर वो सेफ्टी वैल्यू नहीं होगा, उस प्रेशर कुकर को क्या हो जाएगा? वो कुकर फट जाएगा। तो ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर जो उस कुकर में होता है, वो कहाँ से बाहर आता है? वो उस विसल के थ्रू, सेफ्टी वैल्यू के थ्रू, विसल के फॉर्म में बाहर आता है। इस वजह से क्या होता है, वो जो कुकर है वो फट नहीं जाता है। ठीक है, तो उसी को हम सेफ्टी वैल्यू बोलते हैं। तो इसीलिए एक थ्योरी ये भी आ गई थी कि ब्रिटिशर्स इसको नहीं बनने देते ऑल इंडिया कांग्रेस को, लेकिन उन्होंने इसको क्यों बनने दिया? क्योंकि उनको लगा कि अगर हमने जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं अलाउ किया, क्योंकि इससे पहले 1857 में मैंने आपको पढ़ाया था कि रिवोल्ट हुआ था, है ना। तो उनको लगा कि अगर हमने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखी कि जिसके थ्रू इंडियंस अपना गुस्सा जो है बाहर निकालेंगे या डिमांड करेंगे कुछ, अगर हमने ये नहीं किया तो फिर से एक 1857 वाला रिवोल्ट जैसा हो सकता है, फिर से एक रिवोल्ट। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने बोलता है कि सेफ्टी वैल्यू थ्योरिस्ट्स ने बोला एज अ सेफ्टी वैल्यू ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, Hume formed the Congress with the idea that it would prove to be a safety value for releasing the growing discontent of the Indians। तो बोला जाता है कि इसीलिए जो A.O. ह्यूम है, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था ब्रिटिशर्स का ही, तो इसने इसलिए हेल्प की इनको बनाने के लिए, सो दैट कि एज अ सेफ्टी वैल्यू ये रहे। ठीक है, तो even Marxist historians conspiracy theory was an offspring of the safety value notion। तो R.P. Dutt opined that the Indian National Congress was born out of a conspiracy to abort a popular uprising in India and the Borghese leaders were a party to it। तो जो R.P. Dutt है, R.P. Dutt ने बोला कि R.P. Dutt ने क्या दिया? इसने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी। इसने भी बोला कि ये बेसिकली ब्रिटिशर्स की कॉन्स्पिरेसी है, ये चाहते हैं कि जो पॉपुलर डिस्कंटेंट है वो रिवोल्ट की फॉर्म में ना आए, इसलिए इन्होंने अलाउ किया इसलिए इन्होंने अलाउ किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और जो ये सेफ्टी वैल्यू थ्योरी है, ये लाला लाजपत राय ने बोला था। जो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने बोला था कि ये एज अ सेफ्टी वैल्यू बनाया गया। जो बिपिन चंद्रा है, उन्होंने बोला कि अर्ली कांग्रेस लीडर्स यूज्ड ह्यूम एज अ लाइटनिंग थंडर टू bring together the nationalist forces even if under the guise of safety value। जो बिपिन चंद्रा है, बिपिन चंद्रा ने बोला कि जो अर्ली कांग्रेस लीडर्स है, जिनको हम मॉडरेट्स भी बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जो अर्ली कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने A.O. ह्यूम जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, उसको एज अ लाइटनिंग कंडक्टर इस्तेमाल किया, मतलब कि एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया। मतलब अगर वो खुद बनाते, उनको कभी अलाउ ही नहीं करते और कभी परमिट करते ही नहीं, इसलिए A.O. ह्यूम की वजह से जल्दी हुई इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में। तो ये महज एक थ्योरीज थी, सेफ्टी वैल्यू और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। अदरवाइज इंडियंस बहुत टाइम से सोच रहे थे कि कोशिश कर रहे थे ऑल इंडिया लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा कि फाउंडेशन किसने डाली, पहला प्रेसिडेंट कौन था, कहाँ पे पहला सेशन हुआ, कितने डेलीगेट्स थे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस। अब जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, जो कि दिसंबर 1885 में बनी, इसके ऑब्जेक्टिव्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे?
तो मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहले हम देखेंगे फाउंड अ डेमोक्रेटिक नेशनलिस्टिक मूवमेंट। इसका एम था कि हम हिंदुस्तान में, हम इंडिया में एक डेमोक्रेटिक नेशनलिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट करें, जिनमें उनको ये आइडिया हो कि नेशन किसे कहते हैं, हमें क्या करना है अपने देश के लिए, और लेकिन वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो, ठीक है, आज़ादाना तरीके से, ऐसे कोई कंपेल करके नहीं। दूसरा क्या इनका एम था? पोलिटिसाइज एंड पोलिटिकली एजुकेट पीपल, लोगों को जो है पॉलिटिकल एजुकेशन देना, क्योंकि उस टाइम इंडिया के जो लोग थे ना, यहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, वो लिटरेट ज़्यादा नहीं थे, वो इलिटरेट थे, ठीक है। तो उनको पॉलिटिकली एजुकेट करना, उनको पॉलिटिक्स के बारे में समझाना, ये भी इनका एक एम था। तीसरा, एस्टैब्लिश द हेडक्वार्टर्स फॉर अ मूवमेंट, जो मूवमेंट ये स्टार्ट करने वाले थे उसके लिए हेडक्वार्टर्स बनाना, एस्टैब्लिश करना हेडक्वार्टर्स, और क्योंकि हेडक्वार्टर्स से ही फिर आगे जो है कमांड मिलेगी। फिर प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और एक ये भी एम था कि जो डिफरेंट नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में लोग, जो जानने वाले लोग हैं, जो ये बोलते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, उनको आपस में मिलाना और उनमें उनके आपस में फ्रेंडली रिलेशंस रखना। डेवलप प्रोपगेट एन एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, और ये चाहते थे कि इस नेशनल कांग्रेस ये करे कि वे लोगों में एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी पैदा करे और उसको स्प्रेड करे। मतलब एंटी कॉलोनियल मतलब कॉलोनियल फोर्सेस जो है, जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश रूल यहाँ पे चल रहा था, उनकी पॉलिसी थी, उनके खिलाफ लोगों को करना और ये स्प्रेड करना। फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट विद इन अ व्यू टू यूनिफाइंग द कंट्री। तो और एक एम ये भी था कि जो लोगों की पॉपुलर डिमांड्स, मतलब लोगों की जो यहाँ पे डिमांड्स थी ना, कुछ डिमांड्स जो थी लोगों की, तो वो गवर्नमेंट के सामने रखना, ठीक है। पीपल वर अ कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम, तो मतलब पूरी कंट्री में एक प्रोग्राम बनाना जिसमें पॉलिटिक्स भी हो और इकोनॉमिक भी हो, क्योंकि आपको मैंने 1857 में पढ़ाया, जो रिवोल्ट 1857 हमने देखा, उसमें हमने देखा आपको कि कैसे सोशली सप्रेस हो गए थे लोग, कैसे जो है इकोनॉमिकली जो है डिजेनरेट हो गया था यहाँ पे सिस्टम। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने सोचा कि हमें फिर से जो अपनी इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिक्स है उसको रिवाइव करना चाहिए। डेवलप एंड कंसोलिडेट अ फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और प्रोविंस, और यहाँ के लोगों में एक नेशनल फीलिंग डेवलप करना, यूनिटी डेवलप करना, चाहे वो किसी भी मज़हब के हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे वो किसी भी प्रोविंस के से बिलोंग करते हों। केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशनहुड, जो बेसिकली हमारा हिंदुस्तान था उसको नर्चर करना, उसको नरिशमेंट देना, उस आइडिया को प्रमोट करना, कि यहाँ के लोगों को समझाना कि हम एक नेशन है, ठीक है, वी आर अ नेशन, हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी सोसाइटी है, हमारे अपने इंटरेस्ट्स है, हमारी अपनी नीड्स है, ठीक है। यहाँ के एज पर द इंडियन कल्चर, एज पर द इंडियन लोकेशन हमारी अपनी कुछ नीड्स हैं जो कि ब्रिटिशर्स के नीड्स से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये मेन एम्स और जो है एम्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हमने देखा कि इनका एम और ऑब्जेक्टिव क्या था, एक डेमोक्रेटिक नेशनलिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट करना और उस मूवमेंट के लिए हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश करना, और इसके साथ साथ लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करना, उनको पॉलिटिसाइज करना, ठीक है, और उनके माइंड में एंटी कॉलोनियल जो है माइंडसेट डेवलप करना और फिर प्रमोट करना और नर्चर करना इंडियन नेशनहुड को। ये मेन एम और ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। शाबाश। इसके बाद हम देखेंगे एरा ऑफ मॉडरेट्स। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो कांग्रेस लीडर्स थे ना, जो कांग्रेस को चला रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो तरह के फेजेस आए, ठीक है, दो तरह के फेज आए। सबसे पहला फेज जो आया ना वो 1885 से लेके 1905 तक आया, उसको हम बोलते हैं एरा ऑफ मॉडरेट्स। मतलब ये जो दौर था ना, ये कौन सा दौर, याद रख लेना, 1885 से लेके 1905 तक वाला जो दौर है, वो उस दौर के जितने भी लीडर्स थे ना कांग्रेस में, उनको हम बोलते हैं मॉडरेट्स। क्या बोलते हैं? मॉडरेट्स। ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इट इज़ MODERATES, मॉडरेट्स, ठीक, शाबाश।
इसमें जो इन मॉडरेट्स में अब कौन कौन था ये मॉडरेट्स, कुछ एग्जाम्पल्स जो कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो आपको याद रखना है। मॉडरेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है वो है दादा भाई नेहरू जी। ये भी एक लीडर थे, कांग्रेस लीडर थे, नेशनल कांग्रेस में थे और ये मॉडरेट थे, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, ठीक है। अब ये मॉडरेट्स क्या है मैं आपको अभी बताऊंगी। डी.ई. वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये जो कुछ लीडर्स थे ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे मॉडरेट एरा के, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, डी.ई. वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है। शाबाश, ये मॉडरेट लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे जो कि नेशनल कांग्रेस के साथ वाबस्ता थे। अब इनको हम क्यों मॉडरेट्स बोलते हैं? इनका अप्रोच डिफरेंट था। अब मॉडरेट अप्रोच क्या था? मॉडरेट अप्रोच था दे वर्कड ऑन अ ट्रू प्रोंग्ड मेथडोलॉजी। दो प्रोंग्ड मेथडोलॉजी पे काम करते थे। वन, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन टू अरोज कॉन्शियसनेस एंड नेशनल स्पिरिट एंड देन एजुकेट एंड यूनाइट पीपल ऑन कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चंस। सबसे पहला इनका स्ट्रेटजी ये थी कि लोगों को एजुकेट करना, पॉलिटिकली एजुकेट करना, उनमें नेशनल स्पिरिट जगाना, उनको पब्लिक ओपिनियन अरोज करना उनमें, ठीक है, जो जिसकी वजह से लोग एकजुट होके एक साथ आ जाए। ये पहला इनका ये एक स्ट्रैटेजी इनकी ये थी। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या थी? परसुएड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन इंडिया ऑन द लाइन्स लेड आउट बाय द नेशनलिस्ट्स। दूसरा इनका ये अप्रोच था कि ये to persuade the British government and British public opinion to introduce reforms in India। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, वो उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई थी उनको मनवाना, परसुएड करना, उनको मनवाना, और ब्रिटिश जो ब्रिटेन के लोग थे उनको उनके जहन में भी डालना कि आप ऐसी गवर्नमेंट चुने जो इंडियंस के लिए अच्छी हो, और गवर्नमेंट के सामने भी डिमांड्स रखना कि लोगों की कुछ डिमांड्स हैं, इनको आप पूरा कीजिए। तो ये टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी जो थी, टू प्रोंग्ड मेथडोलॉजी जो थी, किनकी थी? ये मॉडरेट्स की थी, इसको हम मॉडरेट अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। A British committee of the Indian National Congress was established in London in 1899, which had India as its organ। ये आपको याद रखना है। एक जो है एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को उनमें ये अवेयरनेस डालना कि उनमें ये ओपिनियन डालना कि आप ऐसी गवर्नमेंट चुनिए ब्रिटेन में जो इंडियंस का भी सोचे, ठीक है, जो इंडियंस का भी सोचे। तो ब्रिटिश कमेटी बनाना इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी, एस्टैब्लिश की गई थी लंदन में 1899 में, ठीक है। लंदन में एस्टैब्लिश की गई थी 1899 में। शाबाश। अब तीसरा हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? इनकी अप्रोच तो इनके देखे हमने, इनका जो है हमने इम्पोर्टेंट लीडर्स भी देखे। अब हम देखेंगे इन मॉडरेट्स ने किया क्या। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। देखो, ये जो मॉडरेट्स थे ना, ये अर्ली नेशनलिस्ट थे। ये जो मॉडरेट्स थे, सबसे पहले इन्होंने ही क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म को, इकोनॉमिकली इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। जैसे दादा भाई नेहरू जी, आर.सी. दत्त, डी.ई. वाचा जो थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एनालाइज किया, दे केयरफुली एनालाइज द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड पुट फॉरवर्ड द ड्रेन थ्योरी। बेसिकली जो ये ड्रेन थ्योरी है ना, ये दादा भाई नेहरू जी ने पुट फॉरवर्ड की, आप नोट कर सकते हो। जो ड्रेन थ्योरी है वो दादा भाई नेहरू जी ने दी। और इन्होंने क्या बोला दादा भाई नेहरू जी ने क्या बोला ड्रेन थ्योरी के बारे में? इन्होंने बोला कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडियन रिसोर्सेज को, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये ड्रेन थ्योरी किन्होंने दी, और इकोनॉमिकली क्रिटिसाइज किन्होंने किया? मॉडरेट्स ने किया ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को, जैसे दादा भाई नेहरू जी, आर.सी. दत्त, डी.ई. वाचा, ठीक है। और दादा भाई नेहरू जी ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बोला यहाँ की वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं कौन? ब्रिटिशर्स। ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडिया को। दे अपोज्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट इंडियन इकोनॉमी इनटू अ कॉलोनियल इकोनॉमी। और जो मॉडरेट्स थे, दूसरा काम इन्होंने किया कि इन्होंने अपोज किया
किस चीज़ को अपोज किया? जो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी थी ना, पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो सेल्फ सफिशिएंट थी, वो सरप्लस थी, वो प्रॉस्पेरस थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पे गरीबी आई, क्योंकि उनने क्या किया, उन्होंने इंडिया के रॉ मटेरियल्स को ब्रिटेन ले गए कम दाम पे, और वहाँ के गुड्स को, चीप गुड्स को यहाँ लेके आए, और जो अपने यहाँ पे गुड्स मेकिंग थी वो क्या हो गई, उनको कोई कस्टमर ही नहीं रहा, और यहाँ पे उन्होंने कोई इंडस्ट्रीज़ पे तवज्जो ही नहीं दी, लेकिन वहाँ पे अपने ब्रिटेन में उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी। तीसरा काम इनने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपेगेंडा इन लेजिस्लेचर फ्रॉम 1885 टू 1892 द नेशनलिस्ट डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वर सेंटर्ड। इन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहे, इन्होंने लेजिस्लेचर में जाके प्रोपेगेंडा किया, उनने इलेक्शन लड़े, फिर लेजिस्लेचर में जाके उनसे कुछ डिमांड्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मांगे। उनने बोला कि अगर कुछ गवर्नमेंट होती है उसमें इंडियंस को भी इलेक्ट किया जाए, इंडियंस को भी हिस्सा बनाया जाए, ठीक है। जैसे इन्होंने पहली डिमांड जो लेजिस्लेचर में जाके की, उन्होंने बोला एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स, ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन काउंसिल्स, क्योंकि वोटिंग राइट भी नहीं दिया जाता था इंडियंस को, और काउंसिल्स में भी उनको नहीं लिया जाता था। उन्होंने बोला कि काउंसिल्स को आप एक्सपैंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को लो। दूसरा ने बोला रिफॉर्म ऑफ काउंसिल्स, मोर पावर टू काउंसिल्स, स्पेशली ग्रेटर कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस। उन्हें बोला दूसरा, एक तो आप काउंसिल्स को एक्सपैंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को रखो आप वहाँ पे। दूसरा उन्होंने बोला कि काउंसिल्स को रिफॉर्म करो, कि काउंसिल्स को ज़्यादा पावर दो, ठीक है। पहला इन्होंने बोला एक्सपेंड करो काउंसिल्स को, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को पार्टिसिपेट करा। दूसरा बोला उन्हें रिफॉर्म करो काउंसिल्स को, उनको पावर ज़्यादा दो। कौन सा पावर? फाइनेंसेस पे उनका पावर ज़्यादा दो। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया, किन्होंने? मॉडरेट्स ने एक स्लोगन दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे काउंसिल्स में, हम टैक्स ही नहीं भरेंगे। फ़ायदा क्या है टैक्स भरने का? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं है, हम टैक्स दे रहे हैं, और ब्रिटिशर्स हमारे पे रूल कर रहे हैं, वो खुद ही पॉलिसी बना रहे हैं और खुद ही हमारा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक ना हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे काउंसिल्स में, तब तक हम टैक्स नहीं भरेंगे। तो ये काम भी किसने किया? मॉडरेट्स ने किया। इन्होंने क्या बोला? लेजिस्लेचर में जाके उन्होंने क्या किया? इनने डिमांड्स की कुछ। पहला बोला क्या? पहला बोला एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स, और दूसरा बोला रिफॉर्म ऑफ काउंसिल्स, की काउंसिल्स जो है उनको ज़्यादा पावर दो, उनको ग्रेटर कंट्रोल दो ओवर फाइनेंसेस, ठीक है। कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इन्होंने एक कैंपेन भी चलाई कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है वो कीजिए। द मॉडरेट्स कैंपेन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या क्या बोला? सबसे पहले इन्होंने बात की इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस की। जो मॉडरेट्स थे, जो अर्ली कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट सर्विस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को ले लो, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस आए। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो लो पोस्ट थे ना उन पे इंडियंस को लगाया था, लेकिन जो भी अच्छे खासे पोस्ट थे उस पर कोई इंडियन नहीं था। कॉल फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, उन्होंने बोला कि अगर कोई मजिस्ट्रेट होता है, वो खुद कोई गलत काम करता है, वो खुद ही जज बना हुआ है, जुडिशरी का जो रोल है, फंक्शन है, वो अलग करो आप एग्जीक्यूटिव से। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको काम करना है, लेकिन जज कोई और होना चाहिए उसका काम देखने के लिए, ठीक है। तो दूसरी डिमांड अब उनकी यही थी। तीसरा क्या था? क्रिटिसिज्म ऑफ एन ऑपरेसिव एंड टायरेनिकल ब्यूरोक्रेसी एंड एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग जुडिशियल सिस्टम। इन्हें बोला यहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम इन्हें रखा है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है, इसको सही करो। और जो ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे, जो ब्यूरोक्रेट्स है यहाँ पे, वो बहुत ही ऑपरेसिव तरीके अपनाते हैं, वो बहुत दबाते हैं हिंदुस्तानियों को। एक तो आप वो पॉलिसी, वो अप्रोच चेंज करो, और जो जुडिशरी है वो एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग में है, इसमें भी चेंजेस लाओ। Criticism of an aggressive foreign policy which resulted in annexation of Burma, attack on Afghanistan, suppression of tribals in north west। इन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने फॉरेन पॉलिसी अपनाई थी इंडिया में, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। क्यों? इन्होंने बोला ये फॉरेन पॉलिसी आपकी सही नहीं है, आप जो भी हमारा नेबरिंग एरिया है उस पर आप अटैक कर रहे हो। जैसे आपने बर्मा को अटैक करके अंदर लाया, आपने अफगानिस्तान पे अटैक किया, आपने ट्राइबल्स को नॉर्थ वेस्ट में सप्रेस करके उनसे वो टेरिटरी ली। तो इससे क्या होता है, क्योंकि इंडिया में रूल करके, इंडिया पे हुकूमत चला के आप बर्मा पे अटैक कर रहे हो, अफगानिस्तान पे अटैक कर रहे हो, नॉर्थ वेस्ट में अटैक कर रहे हो, उससे क्या होता है, जो भी खर्चा होता है वो इंडिया की ट्रेजरी से जाता है। इससे बेटर है कि आप ये पैसा लोगों के वेलफेयर पे खर्च करें। तो ये भी डिमांड थी किनकी? मॉडरेट्स की डिमांड थी, ठीक है। कॉल फॉर इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर,
education, health, sanitation, especially elementary and technical irrigation works, improvement of agriculture and एग्रीकल्चर बैंक्स फॉर कल्टिवेटर्स। इन्होंने जो मॉडरेट्स ने और क्या डिमांड की, इन्होंने बोला जो आप खर्चा कर रहे हो वेलफेयर पे थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, एजुकेशन पे खर्चा करो, सैनिटेशन हेल्थ पे खर्चा करो, इरिगेशन वर्क्स करो, क्योंकि यहाँ पे जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर को बढ़ाओ, एग्रीकल्चर बैंक्स लाओ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे लोगों को, ठीक है। तो ये मॉडरेट्स की डिमांड थी। डिमांड फॉर बेटर ट्रीटमेंट फॉर इंडियन लेबर अब्रॉड इन ब्रिटिश कॉलोनीज वेयर दे फेस्ड ऑपरेशनल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और जो हिंदुस्तानी कुछ लेबर से बाहर ब्रिटिश कॉलोनीज़ में उनको भी वहाँ पे ऑप्रेस किया जा रहा है, उनके भी साथ भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो उसको भी रोक दो। Protection of civil rights through an incessant campaign, the nationalists were able to spread modern and democratic ideas, and soon the defense of civil rights became an integral part of the freedom struggle. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ये चीज़ें डिमांड की और इन्होंने फैलाई ये चीज़ें लोगों में कि डेमोक्रेटिक जो डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी के, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, तो लोगों में इसकी एजुकेशन दी। इनकी वजह से ही लोगों ने समझा ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया कि मॉडरेट्स कौन थे, कौन कौन इंपॉर्टेंट लीडर था उसमें, उनका अप्रोच क्या था और उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं। उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मांगे, काउंसिल्स के रिफॉर्म्स मांगे, ठीक है। उन्होंने बोला नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने बोला इंटरनाइजेशन ऑफ सर्विसेज करो आप, ठीक। तो ये सारा कुछ उन्होंने किया। एंड इवेल्युएशन ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट्स। अब जो ये अर्ली नेशनलिस्ट थे जिनको हम मॉडरेट्स भी बोलते हैं, इनकी इवेल्युएशन में हम क्या देखेंगे, इन्होंने क्या किया। अच्छा, इन्होंने अगर हम देखेंगे ज़्यादा तो ये कुछ कर नहीं पाए, आज़ादी तो उन्होंने उस टाइम नहीं ला पाए, तो लेकिन क्या किया उन्होंने, दे रिप्रेजेंटेड द मोस्ट प्रोग्रेसिव फोर्सेस ऑफ द टाइम। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव लोग यही थे क्योंकि उन्होंने स्टेप उठाया। हालांकि फिर बाकियों ने इसी स्टेप को आगे ले लिया। अगर ये उठते नहीं, अगर ये बोलते नहीं, चाहे ब्रिटिशर्स की पार्ट होके ही इन्होंने इलेक्शंस भी लड़े, ये पार्ट ऑफ काउंसिल्स भी थे, लेकिन इन्होंने कम से कम बोला, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिशर्स को और लोगों में एजुकेशन प्रोवाइड, अवेयरनेस प्रोवाइड की। दे वर एबल टू क्रिएट अ वाइड नेशनल अवेकनिंग ऑफ ऑल इंडियंस हैविंग कॉमन इंटरेस्ट्स, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, लोगों को जगाया, बोला कि जो ब्रिटिशर्स ये एनिमी है हमारे, दे आर नॉट आवर वेल विशर्स, क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वो सही नहीं है। They trained people in political work and popularized the modern ideas. इन्होंने political work में लोगों को ट्रेन किया और modern ideas को popularize किया। इन्होंने expose किया exploitative character of colonial rule, ठीक है। इन्हें एक्सपोज किया कि ये जो ब्रिटिशर्स है हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को खा रहे हैं, हमारी ट्रेजरी को खा रहे हैं। देयर पॉलिटिकल वर्क वाज बेस्ड ऑन हार्ड रियलिटीज एंड नॉट ऑन शैलो सेंटिमेंट्स दैट्स रिलीजन एटसेट्रा। इन्होंने रिलीजन को बेस नहीं बनाया, इन्होंने जो रियलिटी थी उसको बेस बना के इन्होंने काम किया। उन्हें रिलीजन सिम्बल्स नहीं दिखाए, उन्हें इमोशन और सेंटिमेंट से काम नहीं लिया कि उन्होंने मॉडरेट्स ने। They were able to establish the basic political truth that India should be ruled in the interest of Indians. इन्हें बोला अगर इंडिया को कोई रूल करेगा भी वो इंडियंस के इंटरेस्ट के साथ करो, जो इंडियंस के लिए अच्छी पॉलिसीज है वो लाओ, तब जाके कोई यहाँ पे हम एलो कर सकते हैं किसी को रूल करना। They created solid base for more vigorous militant based mass based movement। तो तब जाके आगे फिर वो वायलेंट वाली मूवमेंट चली जब इन्होंने बेस बनाया, बेस मॉडरेट्स ने ही बनाया। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम था, दे फेल टू वाइडन देयर डेमोक्रेटिक बेस एंड स्कोप ऑफ देयर डिमांड्स। एक तो उन्होंने डिमांड्स कम रखी, वो यही बोलते थे काउंसिल्स को रिफॉर्म करो, ये नहीं बोलते थे कि आप रूल क्यों कर रहे हो, हमें आज़ादी दो। वो डिमांड्स उन्हें कम रखी और इन्होंने क्या किया, ज़्यादा उन्होंने जो है आम लोगों को साथ नहीं लेके चले। इनको लगा था कि आम लोग ये इलिटरेट है, इनको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उनने अपनी जो बेस है उसको जो है एक्सपेंड नहीं किया और उन्होंने जो है अपनी डिमांड्स की स्कोप है उसको भी एक्सपेंड नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे रोल ऑफ मॉसेस। द मॉडरेट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट हैड अ नेरो सोशल बेस। जैसे मैंने आपको, इन्होंने लोगों को ज़्यादा नहीं लिया था, जो लोग थे उनने एक पैसिव रोल अदा किया मॉडरेट फेज़ में, ठीक है। बाद में लोग बहुत एक्टिव हो गए, लेकिन मॉडरेट फेज़ की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे उन्होंने पैसिवली काम किया, क्योंकि मॉडरेट्स ने ज़्यादातर लोगों को जो है उनको अपने अंदर नहीं लिया कांग्रेस के अंदर। दिस वॉज बिकॉज द अर्ली नेशनलिस्ट लैक पोलिटिकल फेथ इन मॉसेस। इनको लोगों पे भरोसा नहीं था,
ठीक है, क्योंकि उनको लगा था कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डिविजन्स है, कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे सब डिविजन्स है इंडियन सोसाइटी में। तो इसीलिए इनको लगा था कि जो हमारे लोग हैं वो इलिटरेट भी है, इनको कंजर्वेटिव आइडियाज़ है, ये ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था? गवर्नमेंट हमेशा कंडम कर रही थी कांग्रेस को, और इनको सेडिशियस ब्राह्मण्स बोलती थी, डिफरेंट नाम बोलती थी, सेडिशियस ब्राह्मण्स बोलती थी, डिसलॉयल बाबूज बोलते थे। और यहाँ पे याद रखना आप, डुफरिन जो है उस टाइम जब कांग्रेस बना उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? डुफरिन था, लॉर्ड डुफरिन। डुफरिन ने कांग्रेस को बोला ए फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, बोला कि ये जो है गद्दार लोगों को तैयार कर रही है, फैक्ट्री है गद्दार लोगों की, ए फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, इस डुफरिन ने बोला था। लेटर द गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टुवर्ड्स द कांग्रेस। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? इसने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कांग्रेस की ओर यूज़ की। डिवाइड एंड रूल मतलब इन्होंने क्या किया? मुस्लिम्स को बोला आपको कुछ कंसेशन देंगे सो दैट कि मुस्लिम्स कांग्रेस से दूर हो जाए, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट्स को कुछ दिया सो दैट एक्सट्रीमिस्ट दूर हो जाए, क्योंकि दो तरह के लीडर्स थे, एक तो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट्स थे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा मॉडरेट फेज, इसमें हमने देखा, थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी, उसमें हमने देखा 1885 से लेके 1905 तक मॉडरेट्स ने काम किया कांग्रेस में। ये जो मॉडरेट्स थे ये क्या करते थे? ये बोलते थे ब्रिटिशर्स को कि कुछ डिमांड्स हैं इंडियंस की, कम ही डिमांड्स उन्होंने पेश की, इनको एक्सेप्ट करो, काउंसिल्स को एक्सपेंड करो, इंडियंस को भी अपने अंदर लो। क्योंकि ये कैटेगोरिकल उनको नहीं बोलते थे हमें आज़ादी दो, बस ये क्या करते थे? ये लिख के एप्लीकेशन देते थे उनको, ऐसे करो वैसे करो। और इनको लगता था कि लोग कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोग इलिटरेट हैं, उनको पॉलिटिकल नॉलेज ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने बोला हमें पहले यही काम करना है, बेस हमें स्ट्रांग बनानी है, लोगों को समझाना है, उनको पॉलिटिकली अवेयर करना है, तब जाके फिर कुछ कर सकते हैं। तो इनका ज़्यादा फेथ नहीं था लोगों में, लेकिन इनने सॉलिड फाउंडेशन बनाई इस मूवमेंट की। और इन्होंने इकोनॉमिकली क्रिटिसाइज़ किया इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ब्रिटिशर्स की, और उन्होंने बोला कि दादा भाई नेहरू ने बोला कि ये हमारा जो वेल्थ है उसका ड्रेन हो रहा है, क्योंकि ये जो उनकी फॉरेन पॉलिसी भी अटैक्स कर रहे हैं, जंगें लड़ रहे हैं, लेकिन ये इंडियन ट्रेजरी से पैसे निकाल के खर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप जो है वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, पीपल के वेलफेयर पे पैसा खर्च करो, उस पर काम करो, ठीक है। ये कुछ डिमांड्स थी किसकी? मॉडरेट्स की। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कैसे, और उसमें सबसे पहला जो दौर आया एरा ऑफ मॉडरेट्स, उन्होंने कैसे काम किया, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।